जुड़ेंगे और अहमदाबाद से हमारे संवाददाता भौमिक व्यास हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूं, अनिल जी आपके पास आ रहा हूं। आज एक दिन की पुलिस रिमांड दी गई है आसाराम के लिए। अब तक का जो रवैया रहा है वो आपने भी देखा है, सहयोग कहीं से कहीं तक नहीं किया गया आसाराम की ओर से। कभी भोपाल, कभी इंदौर, कभी 8 घंटे पुलिस को बिठा के रखना। इस एक दिन में वो आसाराम सहयोग कर देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने महत्वपूर्ण केस में पुलिस का सिर्फ 2 दिन का रिमांड मांगना अपने आप में पुलिस को कटघरे में खड़ा कर। बिल्कुल। दूसरी बात, सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यौन शोषण जैसे मामले में 10 दिन के बाद पुलिस का उनको अरेस्ट करना, उनको 160 का नोटिस देकर के उनको बुलाना, क्योंकि ऐसे मामलों में तो साक्ष्य तुरंत आपको इकट्ठा करने होते हैं। बिल्कुल। आपने 10 दिन का समय उनको दिया और उसके बाद सिर्फ आप 2 दिन का पुलिस रिमांड मांगते हैं। इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन जहां तक मुझे नहीं लगता सिर्फ एक दिन की पुलिस रिमांड में पुलिस बहुत कुछ उनसे निकलवा पाएगी। बिल्कुल। अभी आपने देख भी लिया होगा, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि 7 सवाल पूछे, उनमें से 2 के जवाब तो दिए ही नहीं और बाकी के सवाल जो है उनके जवाब बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं। जी जी जी। रमाकांत जी, क्या जो आसाराम है वो अभी भी अपने बाबाओं वाले ऑरा में ही है? वो इस मामले की ग्रेविटी को समझ नहीं रहे हैं कि एक नाबालिग से यौन शोषण कितना गंभीर आरोप है? ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि बार बार आसाराम जी कह रहे हैं कि मुझ पर जो आरोप लगाया गया है ये गलत है और इसको साबित करो। बिल्कुल, क्योंकि मैं माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगा आपसे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, तो आप 10 दिन से क्यों भाग रहे थे, क्यों बच रहे थे? आपको जब समन देने आई पुलिस तो आपने 8 घंटे पुलिस को बाहर बिठा दिया, उसके बावजूद आप 5 दिन इंतजार करा रहे हैं। कभी कह रहे हैं मैं बीमार हूं, कभी आप धमकी देते हैं कि मेरे समर्थक हंगामा कर देंगे तो मेरी गारंटी नहीं है। फिर ये सब क्या है? ये तो बहुत बड़ा एक तमाशा है। और जो पॉक्सो एक्ट 2012 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2006 ये जो दोनों नाबालिग बच्चे के जो है सुरक्षा के लिए बनाया गया है, उसका एक बहुत बड़ा तमाशा है। क्योंकि इस एक्ट में ये व्यवस्था है कि जो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर आरोप लगा है, उसको ये साबित करना है कि मैं निर्दोष है। ये उल्टे आसाराम जी लड़की पर और उसके परिवार वालों पर कह रहे हैं कि आप साबित करो कि हमने ऐसा दोष किया है। तो ये तो इनको उसी दिन जो है, जिस दिन ये पता चला उस दिन इनको गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। और जो लोग आश्रम के इनमेट हैं जिनकी जानकारी में ये हुआ, ये व्यवस्था है कि उनको जो है तुरंत उनको, अगर उन्होंने जो है 24 घंटे के अंदर पुलिस को और सरकार को इसकी सूचना नहीं दिया तो उनको गिरफ्तार होना चाहिए था। तो ये अभी तक ये तमाशा है। अभी तक जो है वहां के स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, उन्होंने कोई खास अभी तक काम नहीं किया है। पूरी जो राज्य की मशीनरी है वो उन्होंने बहुत स्लो मूविंग वैगन की तरह काम किया है। और आसाराम जी को अभी तक, जिसको लॉन्ग रोप, लंबी रस्सी दिया है, अभी तक जो है गिरफ्तार न करके, ये बहुत ही दुखद पक्ष। बिल्कुल। अनिल जी, एक खास बात और है कि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि 10 दिन का वक्त मिल गया, ऐसे में तो किसी भी एविडेंस को प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि बीच बीच में हम देख भी रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना भी होगा कि आसाराम के जो बेटे हैं वो ये बाइट देते हैं, वो ये कहते हैं कि उस लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है। आसाराम दूसरी तरफ ये कहते हैं वो लड़की बड़ी होशियार है। अब ये 2 चीजें तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। बिल्कुल इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। और आप देखिए कि आपने जिस तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट एक रेप के अक्यूज को दिया जा रहा है, बिल्कुल, ये अब आने वाले समय में आपने देखा होगा इस तरह का ट्रीटमेंट शायद ही किसी रेप के अक्यूज को दिया गया हो। जी। और दूसरी बात, जहां तक मैंने मीडिया रिपोर्ट देखी है, आसाराम के कोई भक्त पीड़ित के परिवार से मिलने का प्रयास करते हैं। इससे बड़ा और एविडेंस को टेम्परविद करने का कोई साक्ष्य हो ही नहीं सकता है। उसके बावजूद भी पुलिस उनको अरेस्ट करने में इतना समय पुलिस ने जो लिया है, ये अपने आप में निंदनीय है। बिल्कुल। और एक बात और है, 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज करा लिए गए। अगर फर्ज कीजिए इस 164 की प्रोसेस के बाद अगर कोई आम आदमी होता तो क्या उसके लिए भी 10 दिन इंतजार करते? बिल्कुल नहीं हो सकता है। बिल्कुल। जहां तक अभी आपको मैं सुप्रीम कोर्ट के जो कई जजमेंट ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि सिर्फ जो प्रोसिक्यूटरी यानी कि यौन पीड़ित का सिर्फ स्टेटमेंट ही सफिशिएंट है, न सिर्फ उसको अरेस्ट करने के लिए बल्कि उसको सजा दिलाने के लिए। क्योंकि ऐसे मामलों में कोई बहुत ज्यादा साक्ष्य है या आई विटनेस मिलने बड़ा मुश्किल रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कुकृत्य होता है जो कि एकांत में किया जाता है। जी। और ऐसे में आपको एविडेंस क्या होता है, सिर्फ जो पीड़ित का जो स्टेटमेंट है वही सबसे बड़ा एविडेंस है। उसके बावजूद वो उसको
मानसिक रूप से उसके जो बेटे जो हैं वो कहते हैं कि वो मानसिक रूप से पीड़ित है। हाँ, उसको मानसिक संतुलन ठीक नहीं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है कहीं ना कहीं। मैं रमाकांत जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या आसाराम इस गलतफहमी में है कि उनके समर्थक प्रदर्शन करेंगे या गृहमंत्री के घर को घेर लेंगे या पुलिस की गाड़ियां पलट देंगे तो पुलिस दबाव में आ जाएगी? निश्चित रूप से जो आदमी अपनी दुकान इतने दिन से जो है अपने झूठे लोगों के विश्वास को पैदा करके और अपना राज चला रहा था, उसको जरूर ये विश्वास है और गलतफहमी है। और दूसरी बात यह कि जो पहले जिसको कहते हैं लॉ बाय प्रेसिडेंस, नजीर से जो कानून बनता है, पिछले 2 बच्चों के जो है के साथ जो है जो उनकी मौतें हैं उसमें भी पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया, इसलिए उनके हौसले बढ़े हुए थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे के बारे में हमारे देश में एक कानून है, मैजिक थेरेपी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट। किसी व्यक्ति को जो है बहला फुसला करके गलत उसको भ्रम में फैला करके यदि आप कोई चीज उसको बताते हैं और उसको जादू टोना का इलाज करना चाहते हैं, अपने आप में ये खुद ही एक अपराध है जिसमें आसाराम बापू उस बच्ची का इलाज करने की कोशिश करते हैं या उसको बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि ये जो अभी तो पूरे दुनिया की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे दुनिया की निगाहें भारत के ऊपर लगी हैं। भारत ने जो है CRC जिसको कहते हैं बाल बच्चों के अधिकार के जो सम्मेलन है उसकी जो घोषणा है जिसको भारत ने 1992 में जिसको अंगीकृत किया था, रेटिफाई किया था, तो ये बच्चे के अधिकार के, इस बच्ची के अधिकार में भारत क्या कर रहा है, इसमें भारत की पूरी साख दांव पर है कि जो बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई है, उसके साथ जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, इसको अभी तक तत्काल गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इतने दिन तक जो है पुलिस ने हाथ क्यों नहीं लगाया, और अब जो रिमांड मांगा है वो 1 दिन का मांगा है। इससे लगता है कि, और वो भी लेकर के जो है सरकार वो गेस्ट हाउस में उनको रखा है। ये कहीं लीपापोती लग रही है और पूरे दुनिया में जो है भारत की जो है साख जो है दांव पर है। और रमाकांत जी एक चीज और है कि राजनीति हर चीज में आ गई है, किसी भी चीज में हो, अब पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रहेंगी। वो कहेंगे जहां बीजेपी की सरकार है इसलिए कुछ नहीं हो रहा है, वो कहेंगे यहां कांग्रेस की सरकार है इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इस राजनीति के फेर में इंसाफ कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, सब एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस कह रही है, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक जो भी होगा सही वो किया जाएगा, लेकिन हो क्या रहा है? अब भी देखिए राजस्थान पुलिस का रवैया अभी तक। आप ये देखें कि 2014 के चुनाव सर पर हैं और कोई भी सरकार ये जोखिम उठाना नहीं चाहेगी कि आसाराम जैसे व्यक्ति के समर्थकों का वोट जो है वोट से गंवाने का खतरा उठाए। तो इसलिए ये है आसाराम के बारे में जब तक जो है उन्होंने राजीव गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने जो है बयान नहीं दिया, तब तक उनके खिलाफ प्रक्रियाएं बहुत ही स्लो रही। एक बात तो जरूर मैं कहना चाहूंगा कि 16 अगस्त की घटना के बाद जिस प्रकार का जो है एक सामाजिक उबाल आया था और देश में ये कानूनी प्रक्रिया आई, एक आयोग गठन हुआ और बहुत सारे जो है चीजें आई, उनका तत्काल एक परिणाम हुआ और शायद आज की चर्चा भी उस परिणाम का एक उदाहरण है। बॉम्बे का जो है जो ट्रायल है वो भी उसका उदाहरण है। आसाराम जी ने जो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखने की जरूरत है। आसाराम जी ने ये उनके समर्थकों ने देखा कि एक सामाजिक रिस्पांस से, दबाव से अगर ये कानून आ सकता है तो एक सामाजिक विरोध करने से, हल्ला गुल्ला मचाने से आसाराम बाबू बच सकते हैं। तो इसका उन्होंने जगह जगह पर उन्होंने उसका प्रयोग किया है और इसका जो है साधा उदाहरण लग रहा है कि जो पुलिस के मुखिया राजस्थान के एक बार कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने बलात्कार किया, एक बार कहते नहीं वो बलात्कारी नहीं, बिना मेडिकल कराए एक पुलिस का मुखिया जो है पता नहीं कैसे ये बात कह रहा है कि उन्होंने बलात्कार नहीं किया, बाकी चीजें हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद लग रही है और इसको हमें ये भी इस तरीके से भी देखना चाहिए कि इसका अंत नहीं हुआ है। शायद इतने बड़े तमाशेबाज का अंत अचानक नहीं हो सकता। इसका जो सामाजिक झकझोर लोगों में हो रहा है, ये सामाजिक जो है संगठन या राजनीतिक संगठन कोई ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कि आसाराम के समर्थन में कोई जाके। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़े शर्म की बात है। चलते हैं सीधा रमाकांत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, ये जो ट्वीट आया है, ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स आई हैं, इन्होंने नेताओं का काम बड़ा आसान कर दिया है। किसी भी बड़े मुद्दे को लेकर एक ट्वीट कर दीजिए, आपकी राजनीति भी हो जाती है और उसमें वोट बैंक का जुगाड़ भी कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। दिग्विजय सिंह तो वैसे भी ट्वीट करने के लिए जाने जाते हैं, ट्वीट कर दिया लेकिन उसमें भी राजनीति। ये प्लेइंग सेफ का मामला है
कि ऐसा खेलो कि हाथ भी न जले और खेल भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ गई कि जो है कानून अपना काम करेगा? ये पूरी दुनिया देख रही है कि सचमुच कानून काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बहुत सारे उदाहरण पूरे दुनिया में आप देखते हैं कि बिल क्लिंटन पर जो आरोप लगे थे, किस प्रकार कानून ने अपना काम किया, एक राष्ट्रपति को किस प्रकार धूल चटा दी। हमारे यहाँ एक संत के पीछे जो है पूरा जो राजनीतिक माहौल है और वो व्यवस्था जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है वो किस प्रकार जो है लॉन्ग रोप दे रही है, किस प्रकार उनको छूट दे रही है और किस प्रकार जो है भक्तगणों का अंधविश्वास है, मैं कह रहा हूं कि भक्तगणों का अंधविश्वास बढ़ा करके और उसका जो अपने ऊपर जो इन्फ्लुएंस करने का काम हो रहा है, ये जीता जागता उदाहरण है हमारे यहाँ। तो आसाराम खुद को संत कहते हैं, लेकिन संतों की क्या राय है ये आपने सुन लिया। रमाकांत जी, शायद आसाराम का अब तक का जिस तरीके का हम कह लें आचरण रहा है, जो उनकी सभाएं होती हैं या जो उनके प्रवचन होते हैं, उसमें आपने भी देखा होगा कि किस तरीके की बातों का या किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल संत समाज ये उठा रहा है कि वो संत किस बात का जो ग्रस्त हो। एक बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ा भ्रम और जिसको अंधविश्वास कहते हैं उसके प्रोपोगेटर हैं। मेरी चिंता आसाराम जी को गिरफ्तार होने या उनको सजा मिलने की तो है ही है। जो मेरी सबसे बड़ी चिंता है उस लड़की के विक्टिमाइजेशन की, कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है वो लड़की अपने मन में ये सोच रही होगी कि अगर जो है सचमुच जिस प्रकार उन्होंने धमकी दिया है मेरे माँ बाप को मारने के ही, कि मुझे बर्बाद करने के लिए, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। वो तो जो इस प्रक्रिया में इतना जो राजस्थान सरकार या पुलिस जिस प्रकार ढीलमुल रवैया अपना रही थी, इस पूरी त्रासदी का जो विपरीत प्रभाव मन से जो है उस लड़की पर पड़ रहा होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से जो है जो व्यवस्था है पॉक्सो एक्ट में भी उसका कंपनसेट होना चाहिए। उसके लिए आसाराम जी को अलग से उनको सजा मिलनी चाहिए। इस कानून में एक व्यवस्था है कि जो लोग समाज में विशेष दर्जा रखते हैं, पुलिस या इस तरह के लोगों को, उन पर ये कानून विशेष रूप से लागू होता है। तो मैं तो ये अपील करूंगा कि जो है आसाराम जैसे व्यक्ति जिनके बात का एक असर समाज पर पड़ता है, उनको विशेष रूप से सजा देनी चाहिए। ठीक, अनिल जी, मैं एक आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि अब इस केस में क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस मिल पाएंगे कुछ? मुझे नहीं लगता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस कुछ मिल पाएंगे, क्योंकि जितनी मीडिया रिपोर्ट मैंने देखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक इन्होंने जैसे कि मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई जैसे जो वो आश्रम था वहां पर इन्होंने कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह इन्होंने गैदर किए हैं, नहीं किए हैं। कुछ कपड़े वगैरह जो वहां पर थे उनको गैदर किया है, नहीं किया है। तो मुझे नहीं लगता कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में है। लेकिन उसके मामले में जहां तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जहां तक